हेलो स्टूडेंट्स, आज बात होगी भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास क्या है? भारत का इतिहास प्राचीन काल में पत्थरों का इतिहास है, मध्यकाल में युद्धों का इतिहास है और आधुनिक काल के अंदर व्यापार का इतिहास है। तो पहले हम प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि भारत के इतिहास को 3 भागों में जो बांटा है वो जेम्स मिल ने एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो 1817 में प्रकाशित हुई। जेम्स मिल ने अपनी इस किताब में भारत को 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, जिसे हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भी कहते हैं। और इस तीनों टाइम पीरियड्स को भी उन्होंने अलग अलग तरीके से बांट दिया है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम। जेम्स मिल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत को 3 भागों में डिवाइड किया है। प्राचीन काल से लेकर 1200 एडी तक, और मध्यकालीन भारत 1200 एडी से लेकर 1707 तक, और आधुनिक भारत 1707 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो प्राचीन काल में सबसे पहले हम स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। स्टोन एज को हमने 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद राजनीतिक शक्ति का उदय होता है और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश भारत के इतिहास में अवतरित होते हैं। और उसके बाद भारत में एक अंधकार में वातावरण उत्पन्न हो जाता है और मौर्योत्तर भारत का बहुत लंबा पीरियड भारत में व्यतीत होता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति राजा बनते हैं। ठीक, उस गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं। हर्षकाल के बाद, गुप्त काल के बाद हर्षकाल, और हर्षकाल के बाद राजपूत काल, और राजपूत काल के बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक रही, और 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुग़ल वंश की स्थापना की। और मुग़ल वंश भारत में 1526 से लेके 1857 तक रहा। 1857 की क्रांति के बाद भारत में एक आधुनिक विचारधारा का उदय हुआ, समाज में पढ़े लिखे लोगों का उदय हुआ, और इस पढ़े लिखे उदय वर्ग ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसने अपने प्रयासों से भारत को 1947 में स्वतंत्र कराया। तो हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल में जो टाइम पीरियड रहा है वो पत्थरों का टाइम पीरियड रहा है। मानव जीवन घुमक्कड़ी था और कोई स्थायी जीवन निवास नहीं था और कोई कृषि व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इमर्ज किया और एक नगरीय सभ्यता को जन्म दिया, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। ठीक है ना, तो 12,99,600, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजीय था। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी, जिसकी दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद, उत्तरी सीमा थी कश्मीर, दक्षिणी सीमा थी सुतकांगेडोर और उत्तरी सीमा थी आलमगीरपुर, मेरठ। सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक काल से भारत के इतिहास में ज़मीनों में दबी हुई थी, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई, जब वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए लाहौर और कराची के आसपास खुदाई हुई। तो वहाँ से कुछ ऐसी ईंटें मिली जिससे ये साबित होता था कि इसके नीचे कोई ऐसी सभ्यता है जो दबी हुई है। और इसके लिए लंबे समय से भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, और इसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर। 1861 में भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। 1902 में सर जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया गया पुरातत्व विभाग का, जिसे ASI के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्थायी रूप से 1906 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और मार्शल के निर्देशन में ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की, और यहीं से पता चलता है कि भारत में एक बहुत बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका क्षेत्रफल बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है उसकी नगरीय योजना। नगरीय योजना से ये साबित होता है कि घर जो थे वो एक संतुलित वे में बने हुए थे, सड़कें थी, नालियाँ थीं, घरों में कुएँ थे, पानी की निकासी की व्यवस्था थी, और समाज में सब एक मिले जुले वातावरण में रहते थे, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी।
और एक विशाल स्नानागार है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, और विशाल स्नानागार के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है और रंगपुर है। ऐसे कई शहर हैं जिन्होंने ये साबित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक महान सभ्यता थी जिसमें नगरीय सभ्यता के तत्व पाए जाते थे। लेकिन एक समय के बाद सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और इसके ऊपर विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। अन्य अन्य विद्वानों ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ आने की वजह से हुआ, महामारी की वजह से हुआ, आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई कंप्लीट साक्ष्य उपस्थित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इसमें हम और आगे चीज़ें सीखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहरों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं।